गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड है। उसमें एक मेथड हम लोग पढ़ेंगे बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Solve the second order differential equation by changing the independent variable। टाइटल है मेथड टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन। फाइंड द complete solution of y double dash plus py dash plus qy equal to r by changing the independent variable। changing the independent variable। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें पूछा था क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंजिंग द नॉर्मल फॉर्म। तमाम मेथड हैं तो उसमें एक मेथड हम आज पढ़ेंगे बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस पे आधारित क्वेश्चन हम करेंगे आज। क्वेश्चन बाय changing the independent variable, the independent variable, solve the differential equation, solve the differential equation d2y by dx square minus 1 by x dy by dx plus 4x square y 4x square y equal to x to the power 4। ये क्वेश्चन है d2y by dx स्क्वायर माइनस 1 by x dy by dx प्लस 4x स्क्वायर y इक्वल टू x पावर 4। और ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है d2y by dx स्क्वायर यानी सेकेंड डेरिवेटिव है। तो सेकेंड ऑर्डर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वही इसका ऑर्डर होता है। तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कहा जा रहा है बाय मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके करना है। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के सेकेंड ऑर्डर से कंपेयर करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस qy इक्वल टू r, where p q r are function of x, where p q and r are
फंक्शंस ऑफ एक्स, वाई डबल डैश का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो इसे कंपेयर करेंगे इसको, तो कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू -1/x, q इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड r इक्वल टू x⁴। ये गिवन। तो सबसे पहला काम है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा सेकेंड ऑर्डर का, अगर उसको सॉल्व करना है नॉर्मल फॉर्म से या चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो पहला काम है कि d2y/dx² कोफिशिएंट जो है 1 होना चाहिए। तो जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उसी से डिवाइड कर देंगे। तो जो हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करना है इसमें ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्ट पी क्यू आर कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो पी क्यू आर कंपेयर हो गया। अब इसमें अब जेड को ऐसा चूज करना है, चूज जेड सच दैट dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो dz/dx का होल स्क्वायर जेड के लिए dz/dx का होल स्क्वायर को ऐसा चूज करना है इक्वल टू क्यू, dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू फार्मूले में होता है। तो क्यू हमारा है 4x स्क्वायर। तो ये ध्यान देना है कि जब क्यू जब भी चूज करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो, जो भी नंबर है होल स्क्वायर हो, और निगेटिव साइन अगर आता है क्यू का, निगेटिव साइन अगर है तो यहाँ निगेटिव साइन नहीं लेना है, निगेटिव साइन नहीं लेना है। अंडर रूट अगर है उसको नहीं लेना है, स्क्वायर रूट को नहीं लेना है। और यानी कि इसमें जो q होगा, q इज टेकन सच दैट द होल स्क्वायर ऑफ ए फंक्शन विदाउट सर्ड एंड इट्स नेगेटिव साइन इज इग्नोर्ड। यानी जब भी चूज करेंगे dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू q, तो नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे और विदाउट सर्ड वाला यहाँ नंबर लेंगे। क्योंकि 4x स्क्वायर इस क्वेश्चन में है, 4 भी स्क्वायर है और x स्क्वायर तो है ही है, तो इसलिए 4x स्क्वायर ले लिया गया है। अगर यहाँ क्वेश्चन में -4 स्क्वायर आता तो यहाँ माइनस नहीं लेते, क्योंकि माइनस लेंगे तो dz/dx का होल स्क्वायर माइनस में है, तो dz/dx अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आने मतलब इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है क्यू चूज करने के लिए पर स्क्वायर हो और नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो ये वी चूज जेड सच दैट dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब यहाँ से dz/dx क्या हो जाएगा, dz/dx इज इक्वल टू 2x। हमको z की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। तो दिस इम्प्लाई dz इज इक्वल टू 2x dx on integrating हमको z फाइंड करना है। तो वी गेट, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे 2x²/2 यानी हो जाएगा दिस इम्प्लाई z इज इक्वल टू x²। अब जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है इंडिपेंडेंट, चेंजिंग इंडिपेंडेंट का, ये है द रिड्यूस्ड इक्वेशन इज
इक्वेशन इज d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1 y इक्वल टू r1। अब इसका इस मेथड का नाम है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो d2y बाई dx स्क्वायर है। तो y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, तो x को चेंज कर दिया गया है z से। तो जब रिड्यूस्ड इक्वेशन देखिए चेंज कर दिए हैं तो मिला है रिड्यूस्ड इक्वेशन। ये हर क्वेश्चन लिखना रहेगा d2y बाई dz स्क्वायर। अब x नहीं है यहाँ पे, यही मेथड है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है, तो x को चेंज कर दिए z से। d2y बाई dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1y इक्वल टू r1। ये रिड्यूस्ड इक्वेशन है। अब यहाँ p1 q1 r1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे वेयर p1 इक्वल टू p1 क्या है d2z बाई dx स्क्वायर d2z बाई dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर p1 q1 इक्वल टू q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर एंड r1 इक्वल टू r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये रिड्यूस्ड इक्वेशन है। जो p1 q1 r1 आया है उसके बाद ये लिखेंगे यहाँ पे वेयर p1 इक्वल टू d2z बाई dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर q1 इक्वल टू q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर एंड r1 इक्वल टू r अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। अब ये p1 q1 r1 हम फाइंड करेंगे और यही p1 q1 r1 इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में, रिड्यूस्ड इक्वेशन में। इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, इस रिड्यूस्ड इक्वेशन में रख देंगे तो फिर से हमारा जो पहले हम लोग पढ़े हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म में फिर मिल जाएगा। और फिर वहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन CF एंड PI निकालेंगे तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए इसमें p1 q1 r1 सबसे मेन है। इसमें p1 q1 एंड r1 की वैल्यू फाइंड करना। तो p1 यहाँ से फाइंड करिए। तो p1 अभी लिखा गया है p1 इक्वल टू d2z बाई dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फाइंड करिए dz बाई dx है 2x, तो d2z बाई dx स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाई dz बाई dx है 2x, तो d2z बाई dx स्क्वायर इसे निकाल लीजिए d2z बाई dx स्क्वायर जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब रखिए यहाँ पे d2z बाई dx स्क्वायर 2 प्लस p, 2 प्लस p है हम लोग का -1 बाई x, तो 2 माइनस 1 अपॉन x इंटू dz बाई dx। तो dz बाई dx है 2x इंटू 2x, ये जाएगा ये p1 की वैल्यू निकाला जा रहा है अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। तो dz बाई dx का होल स्क्वायर, dz बाई dx का होल स्क्वायर है हम लोग का 4x स्क्वायर
तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x, यानी हो जाएगा ये 2x माइनस 2x अपॉन 4x क्यूब, और 2x माइनस 2x 0, यानी P1 हम लोग फाइंड कर लिए, P1 हो गया 0, P1 0 हो गया। अब Q1 निकालेंगे, Q1 तो Q1 इक्वल टू होता है Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो Q है 4x स्क्वायर अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर भी 4x स्क्वायर है। 4x स्क्वायर इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा ये 1। तो P1 Q1 एंड R1 है R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। R हम लोग क्वेश्चन में R कितना है, R है x पावर 4, R है x टू पावर 4, x टू पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ये x स्क्वायर से कट जाएगा ये, यानी x स्क्वायर बाई 4। तो P1 Q1 R1 की वैल्यू ठीक से निकालना है, कहीं गलत ना हो, क्योंकि ये गलत होगा तो रिड्यूस इक्वेशन में रखेंगे तो वहीं फिर सारा गलत आएगा। इसलिए P1 Q1 R1 सही से निकालना है। अब इसी को रिड्यूस्ड इक्वेशन में रख देंगे। P1 Q1 R1 वैल्यू निकल गया। अब रिड्यूस्ड इक्वेशन लिखा गया है d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 dy बाई dz प्लस Q1y इक्वल टू R1। ये रिड्यूस्ड इक्वेशन है। तो ध्यान देना है कि जैसे जनरली आदत पड़ी रहती है लिखने के लिए dy बाई dx, लेकिन जब चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम लोग कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि d2y बाई dx स्क्वायर नहीं होगा, d2y बाई dz स्क्वायर प्लस P1 dy बाई dz प्लस Q1y इक्वल टू R1। अब इसी में P1 Q1 R1 वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 आया है हम लोग का 0, ये हो गया 0 प्लस Q1 आया है 1 y और R1 आया है x स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा, ये लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं R d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4। अब चूंकि ये इक्वेशन z में है तो इसको भी जो राइट हैंड साइड में जो x आया है इसको भी z के फॉर्म में इसको बदल लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं r d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस y। अभी इसके पहले हम लोग दिखाए हैं जो dz बाई dx इक्वल टू y निकाला गया है, तो z इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को z लिख देंगे यहाँ पे, यानी z बाई 4। तो एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि जो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा बन रहा है वो z में है, d2y बाई dz स्क्वायर। तो जो राइट हैंड साइड में अगर x के रूप में आता है तो इसको z में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये हो गया, देखिए d2y बाई dz स्क्वायर प्लस y इक्वल टू z बाई 4 इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो है फिर हो गया हम लोग का पुराना इक्वेशन, हो गया ये पुराना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। एंड जितना हम लोग उधर पढ़े हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन CFPI जो भी केस मिला है, अब उसी में से कोई न कोई ये कि यहाँ मिलेगा। फिर यहाँ से वही लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब इसको लिख सकते हैं R
डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू जेड बाई 4 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से फिर हो गया हम लोग का पुराना वाला ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होता है, डी जब यम लिख देंगे यानी कि यम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई यम स्क्वायर इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाई यम इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 की वैल्यू आई इमेजिनरी होता है यानी कि इक्वल टू प्लस माइनस आई, यानी हो गया यम इक्वल टू प्लस माइनस आई। अब ये उधर हम लोग पढ़े हैं कि यम का मान डिफरेंट आएगा, तो जैसा उसका मान आएगा उसका उसी हिसाब से उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। तो ये जो आया है हम लोग का यम की जो वैल्यू आया है वो इमेजिनरी में आया है। किस में आया है, इमेजिनरी वैल्यू आया है। तो ये 0 प्लस माइनस आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा 0 है, बीटा 1 है। तो इमेजिनरी रूट्स अगर हैं तो सी एफ हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सी एफ इक्वल टू अगर जो है यम इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अगर है इमेजिनरी का, तो इसका फार्मूला होता है ई टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये फार्मूला होता है इमेजिनरी की रूट्स के लिए। जो यहाँ रहेगा अल्फा और आई का कोफिशिएंट बीटा, तो यहाँ पे अल्फा 0 है और बीटा 1 है, तो इसको लिख सकते हैं CF जो है। और ये भी ध्यान देना है कि ये dy बाई डी जेड है, तो यहाँ तो x में है लेकिन z के रूप में है, तो यहाँ z हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये e टू द पावर 0 इंटू z C1 cos z प्लस C2 साइन z। अगर dy बाई डी एक्स रहता तो x लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन dy बाई डी जेड है तो यहाँ पे z लिखेंगे और लास्ट में z को x में कन्वर्ट कर देंगे। तो फाइनली हम लोग का CF हो जाएगा e टू पावर 0 का मान 1 हो गया, यानी C1 cos z प्लस C2 साइन z। ये तो हम लोग का CF हो जाएगा। या इसको बदल दीजिए, इसको x से बदल दीजिए, ये हो जाएगा C1 z मतलब x स्क्वायर प्लस C2 साइन x स्क्वायर। ये CF हो गया। अब पर्टिकुलर निकालेंगे इसका VI। तो चूंकि राइट हैंड साइड में फंक्शन आया है z का, अगर राइट हैंड साइड में अगर 0 आता है यहाँ पे तो केवल CF निकाल छोड़ देते। चूंकि राइट हैंड साइड में फंक्शन आ रहा है z का, इसलिए पर्टिकुलर भी निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इक्वल टू हो जाएगा 1/d² प्लस 1 इंटू जेड बाई 4। तो ये हो जाएगा जेड, यानी कि ये उधर हम लोग पढ़े हैं जो पर्टिकुलर इंटीग्रल x टू द पावर n का केस है। ये क्योंकि z है तो इसका पावर 1 है, तो जो डिनोमिनेटर आया 1 प्लस डी स्क्वायर, इसको 1 प्लस एफ डी या 1 माइनस एफ डी बनाएंगे और न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। फिर बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे, कहाँ तक एक्सपेंशन करेंगे, जेड का जो पावर होगा वहीं तक एक्सपेंशन करेंगे। क्योंकि पावर 1 है तो केवल यहाँ डी वाले तक का ही टर्म लेना है। कुल मिला के ये एक्स टू पावर एन का केस है, तो इसको लिख सकते हैं 1 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर इंटू जेड बाई 4। अब इसको न्यूमरेटर में जाएंगे
तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर टू द पावर -1 इंटू जेड बाई 4। अब ये 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स बनेगा। दो फार्मूला बताए थे इसमें कि अगर मान लीजिए 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1 अगर आता है तो अल्टरनेट साइन होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस करके आएगा। अगर 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1 आता है तो सारे टर्म प्लस होंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो अब यहाँ हम लोग को जो मिला है 1 प्लस मिला है तो अल्टरनेट साइन आएगा। ये 1 प्लस है तो अल्टरनेट साइन, यानी कि इसको लिख सकते हैं अल्टरनेट का मतलब 1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर और हमारा जेड का पावर 1 है तो 1 से अधिक डी का पावर लेना नहीं है, इसलिए हो जाएगा ये 1, केवल 1 हो जाएगा। डी स्क्वायर तो लेंगे नहीं, 1 इंटू जेड बाई 4, जेड बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा जेड बाई 4, जेड बाई 4। अगर मान लीजिए जेड का पावर 2 रहता तो डी स्क्वायर तब ले लेते, तो जितना यहाँ तक डी स्क्वायर तक के टर्म सारे लेंगे और इसका एक्सपेंशन करके जो बाहर है जेड बाई 4 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, चूंकि 1 है तो जेड बाई 4 ही हो जाएगा। तो पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया जेड बाई 4। इसको बदल दीजिए एक्स में, जेड है एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। और सी एफ अभी हम लोग निकाले हैं C1 cos z प्लस C2 sin z या C1 cos x स्क्वायर प्लस C2 sin x स्क्वायर। यहाँ यही एक्स बदल दिए हैं और यहाँ भी एक्स बदल दिया गया है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट solution is y equal to complementary function plus particular integral या इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू सी एफ 60 लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी आई लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी आई। अब दोनों जोड़ दीजिए तो y इक्वल टू सी एफ हम निकालें C1 cos z एक्स स्क्वायर, C1 cos x स्क्वायर प्लस C2 sin x स्क्वायर, ये CF हो गया, प्लस PI यहाँ निकला है एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4। तो ये जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा हम लोग का। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर जिस मेथड से कहा जा रहा है कि चेंजिंग इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट का वाला फार्मूला लगाएंगे और P1 Q1 R1 की वैल्यू जो है बिल्कुल सही निकालना है, फार्मूला सही याद रखना है। P1 Q1 R1 जो है सही निकालना है और रिड्यूस्ड इक्वेशन में P1 Q1 R1 की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद से फिर से हम लोग का मिल जाएगा, पहले वाला ही मिल जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब यहाँ से फिर वही ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, CF PI निकालेंगे और PI में जितना केस पढ़ा गया है उधर
उसी में से कोई न कोई एक केस मिलेगा और उसको पी आई सी एफ निकाल के दोनों जोड़ देंगे। y इक्वल सी एफ एंड पी आई एंड द कंप्लीट सोल्यूशन y जो आएगा सी एफ और पी आई ऐड कर दिए। ये है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से पूछा जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।